नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम वयोग नाटक का समीक्षात्मक अथवा आलोचनात्मक अध्ययन। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम वयोग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम वयोग BA तृतीय सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। हम यहाँ पर आज मध्यम वयोग नाटक का समीक्षात्मक अध्ययन अथवा आलोचनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। मध्यम वयोग का एक समीक्षात्मक अध्ययन। महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम वयोग उच्च कोटि का एक वयोग अथवा नाटक है। कथा वस्तु, मूल स्रोत व कवि का रचना चातुर्य व नाटकीय संविधान। मध्यम वयोग की कथा महाभारत से ली गई है। वन में स्थित भीमसेन को मिलने को आकुल हिडिंबा की अपने पुत्र घटोत्कच को माध्यम बनाकर मानुष पकड़ने के बहाने की कल्पना भास की कथानक रचना की मौलिकता और दक्षता की परिचायक है। मध्यम वयोग की कथा का मूल रूप महाभारत के हिडिंब वध पर्व में प्राप्त होता है। वहां भीम द्वारा राक्षसी हिडिंबा के भाई हिडिंब का वध वर्णित है। भीम का हिडिंबा से मिलन, प्रेम तथा विवाह, घटोत्कच की उत्पत्ति भी महाभारत में वर्णित है। घटोत्कच का अपने अज्ञात पिता भीम से युद्ध और हिडिंबा से पुनर्मिलन सर्वथा कवि की कल्पना का परिणाम है। इस घटना के नियोजन में नाटक की नाट्यता का विकास हुआ ही है, साथ ही रोचकता में वृद्धि हुई है। भीम और घटोत्कच के चरित्र को स्पष्ट करने और भावों को सशक्त बनाने के लिए कवि ने ब्राह्मण परिवार को अच्छा माध्यम चुना है। कवि ने ऐतेय ब्राह्मण की सुनय शीर्षक की कथा से प्रेरणा लेकर मध्यम ब्राह्मण पुत्र के बलिदान की कथा का संयोजन किया है। सुनय शीर्षक की मुक्ति वरुण देव की कृपा और दैविक चमत्कार से होती है, तो मध्यम ब्राह्मण पुत्र की मुक्ति का विधान महापराक्रमी भीम की उदारता और आत्मसमर्पण के द्वारा महाकवि भास ने भारतीय आदर्श का चरम निदर्शन किया है। महाकवि भास ने इस नाटक में नाट्य प्रस्तावना या स्थापना के बाद रंगमंच पर पर्याप्त कौतूहल उत्पन्न कराते हुए भय से कांप रहे एक वृद्ध ब्राह्मण को उसकी पत्नी ब्राह्मणी और उसके 3 युवा पुत्रों के साथ उपस्थित किया है। इनके साथ ही एक विकराल आकृति वाले घटोत्कच नामक राक्षस को प्रस्तुत किया है। कवि ने घटोत्कच को जिस रूप में चित्रित किया है वह पाठकों के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इस दृश्य में करुण रस और भयानक रस स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ है। नाटक को देख रहे दर्शकों या पढ़ रहे पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह राक्षस ब्राह्मण परिवार को क्यों पीड़ित कर रहा है। इसका उत्तर बाद में उस राक्षस के मुख से ही मिलता है कि वह हिडिंबा नामक राक्षसी का पुत्र है। उसे उसकी माता ने अपने व्रत की पालना के लिए एक मानुष को लाने का आदेश दिया है। पाठकों या दर्शकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह राक्षस इनमें से किसको पकड़कर लेकर जाएगा, इनकी सहायता कौन करेगा, आदि आदि।
पांडवों का आश्रम व नजदीक ही होना, वृद्ध ब्राह्मण के अंदर आशा का जागना, पांडवों का उस आश्रम में न होना सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का निराश होना, भीम का वहां आश्रम में ही होना सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का आशावान हो जाना, भीम का व्यायाम करने के लिए कहीं दूर जाना सुनकर ब्राह्मण का निराश होना। इस प्रकार केशवदास ब्राह्मण और उसके बड़े पुत्र के बीच चला संवाद तो मानव मन में होने वाली आशा और निराशा की आंख मिचौली का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। असहाय अवस्था में दीन ब्राह्मण के द्वारा राक्षस से ही अपनी मुक्ति का उपाय पूछना, यह दृश्य तो बहुत ही करुण उत्पादक है। अपने पुत्रों को बचाने हेतु वृद्ध ब्राह्मण का और अपने पति को बचाने हेतु ब्राह्मणी का आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर होने पर घटोत्कच द्वारा वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का शरीर स्वीकार न करने पर पाठकों या दर्शकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह राक्षस अब किस ब्राह्मण पुत्र को अपने साथ लेकर जाएगा। तब ब्राह्मण के बड़े पुत्र का आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर होना, मध्यम पुत्र का बड़े भाई को बचाने हेतु आत्म बलिदान देने हेतु तत्पर होना, छोटे भाई का अपने भाइयों के प्राणों को बचाने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए तत्पर होने पर वृद्ध ब्राह्मण का कहा जाना कि मुझे बड़ा पुत्र प्रिय है, मैं उसे नहीं त्याग सकता, ब्राह्मणी का कहा जाना कि मुझे छोटा पुत्र प्रिय है, मैं उसे नहीं त्याग सकती। तब मध्यम ब्राह्मण पुत्र के मुख का वचन, माता पिता के द्वारा न चाहा गया मुझे कौन चाहता है। यह सुनकर घटोत्कच का कहना कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, तू मेरे साथ चल, सुनकर या देखकर सभी दर्शक गणों अथवा पाठकों की अश्रुधारा ही बहने लगती है। किंतु जैसे ही भीम का उस घटना स्थल पर आगमन होता है तो उसे देखते ही सभी दर्शकगण अथवा पाठकगण जोश में भर जाते हैं और उनके अंदर जो करुणा रस का संचालित हो रहा था वह वीर रस में बदल जाता है। तत्पश्चात दर्शकों अथवा पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भीम घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र को कैसे मुक्त करेगा। क्या पिता पुत्र में बहस होगी या प्यार पूर्वक भीम के द्वारा समझाए जाने पर घटोत्कच उस ब्राह्मण बालक को छोड़ देगा। भीम को जब पता चलता है कि यह राक्षस हिडम्बा नामक राक्षसी का पुत्र है तो उसे बहुत ही अजीब अनुभव होता है और वह सोचता है कि मेरा पुत्र प्रजा के प्रति करुणा रहित क्यों हो गया है। वह इस रहस्य को जानने के लिए घटोत्कच के समक्ष अपना परिचय नहीं देता और बड़े ही प्यार पूर्वक उसे ब्राह्मण को छोड़ने के लिए कहता है। किंतु वह उस घटोत्कच को स्वाभिमान अथवा अहंकार को देखकर अचंभित हो जाता है। तदुपरांत वह उस ब्राह्मण बालक के बदले स्वयं उस घटोत्कच के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वह घटोत्कच के अंदर पैदा हुए अहंकार को समाप्त भी करना चाहता है, इसलिए उसे विभिन्न प्रकार की बातें करके उसे उत्तेजित करके उसके बल और पराक्रम की परीक्षा भी लेता है। इन सब में वह स्वयं घटोत्कच पर कोई प्रहार नहीं करता, अपितु वह उसके द्वारा किए जा रहे प्रहारों को विफल करता रहता है। इससे भीम अपने घटोत्कच के अहंकार को समाप्त करने में सफल हो पाया है। महाकवि भास ने भीम घटोत्कच का द्वंद्व भी पर्याप्त रोचक और प्रभावपूर्ण रूप से चित्रित किया है। पाठक अथवा दर्शक इस घटोत्कच के द्वारा भीम पर विशाल वृक्ष के प्रहार करने और पर्वत शिखर के प्रहार करने में रौद्र रस का अनुभव करते हैं। भीम घटोत्कच के मल्ल युद्ध में वीर रस का अनुभव करते हैं। तत्पश्चात पाठकगण अथवा दर्शकगण के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भीम जब हिडम्बा से मिलेगा तो उसके द्वारा घटोत्कच को निंदा योग्य कार्य करने के लिए दी गई आज्ञा के बदले वह हिडम्बा से क्या कहेगा। इस प्रकार पाठकों अथवा दर्शकों के लिए कथा की रोचकता और उत्सुकता बनी रहती है।
भीम हिडम्बा को देखते ही वनवास में व्यतीत की गई सारी परेशानियां तुरंत ही भूल जाता है और अलौकिक आनंद में डूब जाता है। वह हिडम्बा से केवल इतना ही पूछता है, यह क्या है? वह इसका उत्तर भीम के कान में देती है। भीम सुनकर कहता है, जाति से ही तुम राक्षसी हो, अच्छे आचरण से नहीं। महाकवि भास ने भीम के मुख से और हिडम्बा के मुख से केवल इतना ही कहलवाया है, किंतु पाठकगण अथवा दर्शकगण प्रचलित कथाओं के आधार पर स्वयं ही समझ लेते हैं कि भीम के कान में हिडम्बा ने क्या कहा होगा। अर्थात हिडम्बा को पता चल गया था कि पांडव वनवास में हैं और यहीं कहीं किसी आश्रम में रह रहे हैं। वह अपने प्राणनाथ भीम के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उसने घटोत्कच को अपने व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि उसके पति भीम बलि हेतु घटोत्कच के द्वारा लाए गए किसी भी मनुष्य की रक्षा अवश्य करेंगे। भीम को भी हिडम्बा के आचरण के विषय में कोई संदेह नहीं है। जहां भीम हिडम्बा से मिलकर प्रसन्न होते हैं, वहीं केशवदास ब्राह्मण के चरणों में गिरता हुआ घटोत्कच मानवता की पशुता पर विजय का उद्घोष करता है। तत्पश्चात भीम द्वारा अपने पुत्र घटोत्कच को और अपनी पत्नी हिडम्बा को कहना कि ब्राह्मण परिवार को आदर सत्कार पूर्वक आश्रम के द्वार तक विदा करने चलते हैं। इस प्रकार महाकवि भास ने इस नाटक की समाप्ति सुखांत रूप से संपन्न की है और दर्शक अथवा पाठक हर्ष विभोर हो उठते हैं। इस प्रकार भास ने इस समूचे व्यायोग में स्वाभाविकता का निर्वाह किया है और इस नाटक को नाट्य तत्वों से पूर्ण और रोचक बनाया है। शीर्षक। इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग साभिप्राय है। यह दो शब्दों से बना है, मध्यम और व्यायोग। इस नाटक में मध्यम शब्द मध्यम पांडव भीम अर्थात मंजले भीम के लिए और मध्यम ब्राह्मण पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाटक का यह शीर्षक दो मध्यम पुत्रों की कथा की ओर संकेत करता है। प्रथम मध्यम पुत्र की कथा के अनुसार इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब मध्यम अर्थात मध्यम ब्राह्मण पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। दूसरे मध्यम पुत्र की कथा के अनुसार मध्यम अर्थात मध्यम पांडव भीम के द्वारा उस राक्षस से उस मध्यम ब्राह्मण पुत्र को बचाया गया है तथा मध्यम पांडव भीम का अपनी पत्नी हिडम्बा से पुनर्मिलन हुआ है। अतः इस नाटक का नायक मध्यम पांडव भीम है। व्यायोग नाटक की ऐसी विधा है जिसमें एक अंक होता है, इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है और नायक कोई प्रसिद्ध अथवा उद्धत व्यक्ति होता है। इसमें हास्य व श्रृंगार से भिन्न रस होते हैं। युद्ध का वर्णन भी होता है जिसका कारण स्त्री नहीं होती। पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। व्यायोग की सारी घटनाएं एक दिन तक ही सीमित रहती हैं। ऊपर दिए गए व्यायोग के लक्षण महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग पर अच्छी तरह घटित होते हैं। भाषा शैली और कथोपकथन। भाषा शैली की दृष्टि से यह नाटक बड़ा सफल नाटक है। इसमें लंबी और समास युक्त पदावली का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। भाषा में कहीं भी कोई अति कठिन या अपरिचित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस नाटक के आरंभिक श्लोकों में यथा सूत्रधार द्वारा बोला गया प्रथम श्लोक घटोत्कच और भीम की आकृति वर्णन में श्लोकों की भाषा थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत हुई है। इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। बाकी लगभग सभी श्लोकों की भाषा सरल और सुबोध प्रतीत होती है। कथा उपकथन अथवा संवाद छोटे छोटे हैं। 90 तुल्य शब्दों में ही वे अपने भाव को स्पष्ट करने में सफल हुए हैं।
यथा भीम का हिडम्बा से ये कहना जात्य राक्षसी न समुत आचारेन, अर्थात तुम जाति से राक्षसी हो परंतु अपने आचरण से नहीं। चरित्र चित्रण, भास ने मध्यम व्यायोग में अपने पात्रों को यथार्थ एवं स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। पात्रों के नक्शिक वर्णन में भी भास सिद्धहस्त हैं। प्रत्येक पात्र अपने व्यक्तित्व के कारण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र हैं। पुरुष पात्र भीम, घटोत्कच, केशवदास ब्राह्मण और उसके 3 पुत्र, ज्येष्ठ ब्राह्मण, मध्यम ब्राह्मण पुत्र और कनिष्ठ ब्राह्मण पुत्र। स्त्री पात्र ब्राह्मणी और हिडम्बा हैं। नाटक की दृष्टि से भीम का स्थान महत्वपूर्ण है, वह इस नाटक का नायक है। दूसरा महत्व घटोत्कच को दिया जाता है, फिर हिडम्बा, मध्यम ब्राह्मण पुत्र, केशवदास ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ज्येष्ठ ब्राह्मण पुत्र और कनिष्ठ ब्राह्मण पुत्र का महत्व स्वीकार किया गया है। देश, काल एवं कार्य की एकता, किसी भी नाटक की सफलता कार्य, देश और काल की एकता पर निर्भर करती है। मध्यम व्यायोग को इस कसौटी पर कसा जाए तो ये खरा उतरता है। महाकवि भास ने प्रथम दृश्य में एक सूना वन चित्रित किया है, वहां ही ब्राह्मण परिवार प्रवेश करता है, वहीं घटोत्कच उन्हें रोकता है, वहीं भीम पहुंचता है और उसी सूने वन के एक स्थान पर हिडम्बा का आश्रम है। इस प्रकार इस नाटक में सारी घटनाएं एक स्थान पर होने से देश अथवा स्थानगत एकता बनी हुई है। इसके साथ ही सभी घटनाएं एक स्थान पर होने के कारण समय भी स्पष्ट रूप से थोड़ा लगा है। नाटक की सारी घटनाओं को एक ही दिन में अथवा कहना चाहिए कि दोपहर में ही समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार देश और काल की एकता है। कार्य भी निरंतर एवं अव्यवहित गति से चलता रहता है, अर्थात कार्य की गति कहीं पर भी टूटी नहीं है। यथा ब्राह्मण परिवार का आगमन होते ही घटोत्कच द्वारा उसे घेरना, ब्राह्मण परिवार का भयभीत होकर भागने का प्रयास करना, घटोत्कच द्वारा उसे रोकना, परिवार को बचाने हेतु मध्यम ब्राह्मण पुत्र का उस राक्षस के साथ जाने के लिए तत्पर होना, भीम का पहुंचना, भीम घटोत्कच मल्ल युद्ध, हिडम्बा पुनर्मिलन आदि सभी कार्य देश और काल की एकता को भी पूर्णतः बनाए रखते हैं। इस प्रकार देश, काल एवं कार्य का निर्वाह भास ने अच्छी प्रकार से किया है। रस, अलंकार और छंद, महाकवि भास ने इस नाटक में भयानक, करुण, वीर, रौद्र आदि रसों को बहुत ही सुंदर रूप से प्रयुक्त किया है। कवि ने सादृश्य मूलक अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। इस नाटक में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का कई स्थानों पर बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। भाव अनुरूप छंदों के विधान में भी कवि ने कौशल दिखाया है। प्रस्तुत नाटक में कुल 52 श्लोक हैं, जिनमें 34 श्लोक अनुष्टुप छंद से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य श्लोकों में उपेंद्र वज्रा, उपजाति, पुष्पिताग्रा, वनशस्त्र, बसंत तिलका, मालिनी और शार्दूल विकीर्ण छंदों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से महाकवि भास द्वारा लिखित मध्यम व्यायोग एक उच्च कोटि का व्यायोग है, इसमें कोई संदेह नहीं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।